हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन देख रहे हैं और एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ में भी आ रहा होगा। निमी सेशन हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रीशियन ITI के सिलेबस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सेशन हमेशा कंटिन्यू हो रही है। ठीक है ना, सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है और ध्यान से क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये पूछा है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कर रहे हैं, यानी तुम्हारे घर में जो भी अप्लायंसेस है, टीवी, कूलर, पंखा, आयरन, हीटर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हीटिंग तत्व यानी ऊष्मा से रिलेटेड है, तो हम हीटिंग के लिए ऐसे ही चीज़ का प्रयोग करेंगे जिसकी हीट क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, हीट क्वालिटी अच्छी हो, जैसे टोस्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है, विद्युत कतली हो गया तुम्हारा, आयरन हो गया, हीटर हो गया। इन सब चीज़ों में ऐसे चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या हो, बहुत उच्च हो। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस जितना अधिक उच्च होगा उतना अधिक क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो ऐसे के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा नाइक्रोम। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ नाइक्रोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सर नाइक्रोम मिलकर बना होता है निकल प्लस क्रोमियम का एलॉय होता है। ठीक है, मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये जो तुम्हारा पार्ट दिया है ये इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, जिसे तुम कपड़े उपड़े प्रेस करते हो। ठीक, क्या है सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे सिंबल देख लो और बताओ ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, तो ये साफ साफ देख रहे हो, ये तुम्हारी क्या है, एकदम नीचे वाली परत है। ठीक है, जहाँ इसके नीचे वाली स्मूथ सतह होती है ना, जो क्रोम स्टील की बनी होती है जिससे तुम कपड़े पे प्रेस करते हो, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको सर बोलते हैं सोल प्लेट। क्या बोलते हैं, सोल। जैसे जूते का सोल देखते हो एकदम नीचे वाला हिस्सा होता है, उसी तरह इसको भी बोलते हैं सोल प्लेट। ठीक है, इसको याद रखना है, सोल प्लेट होता है। अगला, माइक्रोवेव ओवन में स्टीयर मोटर का क्या काम है। ठीक है, स्टीयर मतलब होता है घुमाना। ठीक है, स्टीयर मतलब होता है जैसे तुम किसी शक्कर और पानी डाल के उसको स्टीयर करते हो, मतलब घुमाते रहते हो कि अच्छे से मिल जाए। उसी तरह माइक्रोवेव ओवन में उस मोटर का क्या काम है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि अंदर ठंडी हवा खींचता है। नहीं सर जी, इसका कोई काम नहीं है स्टीयर मोटर का। ऊष्मा का समान रूप से फैलाना या गर्म हवा को बाहर निकालना, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला, रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, काम क्या होता है, उसका घुमाना होता है। और हमको पता है कि जो माइक्रोवेव ओवन में जो एनर्जी होती है वो माइक्रोवेव के रूप में ही एनर्जी निकलती है, जो कि उस हीट एनर्जी को विद्युत एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको घुमाते रहना, यानी सब जगह क्या हो, बराबर मात्रा में हीट पहुँचे खाने को या फिर जो भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ रखा हुआ है वो। और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को घुमाने के लिए और उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टीयर मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो घुमाता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता भी है। ठीक है, स्टीयर मोटर का ये काम होता है। स्टीयर मोटर हमेशा उसमें घूमता रहता है, तुम कभी भी देखोगे जब तुम सामान रख देते हो तो हमेशा उसमें घूमता रहता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गीजर में यू बैंड क्या उद्देश्य है। ठीक है, जो एक्स रूप में चिन्हित है। देखते हैं, यू बैंड है जो एक्स रूप में चिन्हित, इसका क्या काम है, डायग्राम देखते हैं हम लोग। अच्छा, यही यू बैंड है, देख लो। ठीक है, तो इसका क्या काम है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक्स बना हुआ है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इसको पहले देखें ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 204 है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो इसका जो एक्स डैश है इसको ऑप्शन पहले देखेंगे तब पता चलेगा। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप। देखो वो तो पाइप अंदर ही लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा हुआ था, तो ये तो नहीं होगा कहानी। एयर लॉकिंग इनसाइड को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट द एयर लॉकिंग इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर हवा के लॉक को प्रतिबंधित करना, नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है उसका।
स्केल के बनने से रोकने के लिए, स्केल मतलब क्या होता है कि अंदर क्या होती है, पेंट जो होती है उसकी पपड़ी के रूप में छूटने लगता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पानी होता है जो बाहर लीक होता है ना, ये जो पानी बाहर लीक होता है उसी को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिवेंटिंग ड्रेनिंग ऑफ वाटर, यानी जो पानी बाहर लीक करता है, देखो लिखा होगा पानी की निकासी से को रोकता है कौन, हमारा ये एक्स वाली जो पाइप होती है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। ठीक है, यानी फूड मिक्सर में हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। ठीक है, और भी कई चीज़ों में प्रयोग होता है, जैसे फूड मिक्सर के साथ साथ कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका, तो सर इसका वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर और कहाँ प्रयोग करते हैं, सर इसका प्रयोग होता है हमारे ड्रिल मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये एक ऐसा मोटर है सिंगल फेज जो एसी के साथ साथ डीसी पे भी चल सकता है, मगर याद रखना एसी पे दक्षता अधिक होती है, डीसी पे दक्षता अधिक होती है, एसी पे दक्षता कम होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये होता है डीसी सीरीज मोटर ही होता है। ठीक है, अगर उसको एसी पे चला देते तो उसको यूनिवर्सल मोटर बोलने चाहते हैं। इसकी स्पीड चाहो तो तुम लगभग 30,000 RPM भी प्राप्त कर सकते हो, कोई रोकने वाला तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। इसको कभी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, लोड रखने के बाद ही चलाना चाहिए। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ अ हीटर, यानी हीटर का मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है तो तुमको किस पोजीशन पे रखना पड़ेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे। तो सर इस ऑप्शन नहीं बताते, ऑप्शन नहीं देखते, इसको बता देते हैं सर 4 पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो किसकी बात हो रही है, ये सर बात हो रही है हीटर की, और हीटर में जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना अच्छी बात है। तो 1 पे स्टार्ट करोगे यानी इतना प्रतिरोध केवल काम करेगा, 2 पे करोगे तो केवल इतना प्रतिरोध काम करेगा, 3 पे करोगे तो केवल इतना प्रतिरोध काम करेगा, और जब 4 पे करोगे तो ये पूरा प्रतिरोध मिलकर काम करने लगेगा, टैपिंग होती है। ठीक है, तो जब चारों प्रतिरोध मिलकर काम करने लगेगा तो हीट भी समझ रहे हो कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान लगभग 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हीट बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो बोल देंगे कि सर नंबर 4 पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, जूल के नियम के सूत्र के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जूल्स के नियम के अनुसार हम एक ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, I स्क्वायर RT कहीं दिया है, हाँ I स्क्वायर RT ऑप्शन नंबर बी दिया है, और इकाई हमेशा इसको जूल्स में ही लेते हैं, चाहो तो कैलोरी में भी लिख सकते हो, मगर उसको फिर 418 वाली कहानी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हीट जनरेट I स्क्वायर RT से होता है। ठीक है, यहाँ बट्टे मत लगाना। ठीक है, जूल में ही दी जाती है, सही है ना। चलो अगला इकाई पूछेगा तो जूल मार देना। अगला क्वेश्चन है कि क्या करना है तुमको, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक हीटर, यानी तुमको हीट उत्पादन करना है कितने के लिए, 100 वाट का दिया हुआ है, 240 वोल्ट है और 5 मिनट के लिए चल रहा है। ठीक है, तुमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, H बराबर क्या होता है सर, I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, I स्क्वायर RT हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर I स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो I स्क्वायर R की जगह चाहे तुम क्या लिख सकते हैं सर, P भी लिख सकते हैं, P लिख सकते हो ना, H बराबर P बराबर I स्क्वायर R होता है, तो H बराबर P इंटू T भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब P इंटू T लिख सकते हो तो P की वैल्यू रख दो, फिर डायरेक्ट P की वैल्यू कितनी है, 1000 है। टाइम सेकंड में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 60 हो जाएगा, यही करोगे ना, यानी 6 पंजे 300 सेकेंड हो जाएगा। तो जब 300 सेकेंड हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड गुणे 1000, तो कितना हो गया ये सर, 3 गुणे 10 के घाते 5 है। ठीक है, अच्छा सर ये तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मगर याद रखना ये तुम्हारा जूल में है, तो कितना आ रहा है, 3 गुणे 10 के घाते 5 आ रहा है ना, इसको यहाँ पे लिखो पहले, क्या आ रहा है, 3 गुणे 10 के घाते 5 आ रहा है जूल में। इसको कैलोरी में करने के लिए किलो कैलोरी में क्या करना पड़ेगा तुमको सर, इसको तुमको भाग देना पड़ेगा 4182 से, किससे, 4182 से।
ठीक है। तो जब 4182 से भाग दोगे 3 को तो तुम्हारा लगभग कितना प्राप्त होगा, 30 आ रहा है ना, तो 7 चौक 28 होता है, तो लगभग तुम्हारा हो जाएगा। इसको भाग दे के देखना, लगभग हमको लगता है 71 पॉइंट आएगा ही समथिंग। ठीक है, मेरे भाग करके देख लेते हैं, इसको 30 ही उठाते हैं केवल और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। चलो 4182 होता है मगर 4 लिख दे रहे हैं और ज़्यादा ही होगा, तो 30 भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो गया तुम्हारा, बचा 2 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो 71.6 समथिंग आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 71.6 समथिंग किलो कैलोरी आंसर आएगी। सही है ना, देख लेना, कैलकुलेशन इसी तरह करना है क्योंकि ये तो आएगा तुम्हारा जूल में। अब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4182 वाला कर देना। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो जो भी आए हमको तो सी लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचों का उद्देश्य क्या होता है हीटर बेस में, ये बताना है। चलो देखते हैं। रेडिएट द हीट प्रॉपरली, ऊष्मा को ठीक से वितरित करने के लिए, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखे, पात्रों को हीटर प्लेट से मजबूती से रखे, या फिर हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाए। ठीक है, तो ये देखो मेन कारण का ये होता है, जो स्लॉट बने होते हैं कि उससे क्या होता है, वो पात्रों को हीटर की प्लेट से मजबूती से रखता है। ठीक है, जैसे हीटर में जब तुम किसी चीज़ को गर्म करने जा रहे हो तो वो उसको अच्छे से पकड़े रहे, न पकड़े रहे तो यहाँ पे दुर्घटना के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल, यानी विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या काम होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करने के लिए, अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में काम करने के लिए, केतली बेस को नुकसान से बचाए इसलिए। अगला, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए। तो देखो जो बेस प्लेट होता है मेन काम उसका यही होता है। ठीक है, कि वो क्या करता है, नीचे अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी जो बेस प्लेट होता है जिस पे तुम केतली उतली रखते हो वो किस तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, पात्र के साथ करंट फ्लो कराने लगे, उसमें जाके क्या हो जाए, उसमें शॉक उतरने लगे। इसलिए क्या करते हैं हम, अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलो, और अगर ये नहीं रहता तो बैलेंसिंग वेट का रूप में भी काम कर सकता था। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन टू फिलामेंट वोल्टेज होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये रट्टा मार क्वेश्चन है, इसको तुम लोग बताओगे कितना होगा। पूछा क्या, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, कम ही होता है क्योंकि हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, वोल्ट कम होता है, करंट ज़्यादा होता है, तो ये तुमको बताना है कितना होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। ठीक है, रुक रुक कर चलने में क्या खराबी है, आर्मेचर कॉइल ओपन है। अच्छा देखो, अगर कॉइल ओपन हो जाती है तो एकदम ही नहीं चलेगा क्योंकि फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, 2 फ्लक्स। ठीक है, तो रिएक्शन होगा नहीं तो घूमेगा है नहीं। ठीक है, 2 स्पूल कम्यूटेटर, ये कारण है, या फिर छेद कुंडली का आंशिक रूप से लघु पतन होना, या बर्न आउट ब्रश। ठीक है, यानी फटा हुआ ब्रश, इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखो, मेन कारण इसका ये है कि ये क्या करता है तुम्हारे साथ। ठीक है, अच्छा तो इसका मेन कारण क्या है, देखो कम्यूटेटर भी हो सकता था मगर इसका सही अगर ये ब्रश ने दिया होता तो कम्यूटेटर होता है, ब्रश ही है। कहाँ गया जी, ब्रश इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर तो उसमें ब्रश और कम्यूटेटर तो होंगे ही होंगे, और तुमको पहले ही बता दें अगर ये ओपन होगा तो चलेगा ही नहीं, मगर ये चल रहा है, मगर रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने पर भी नहीं चलेगा। तो देखो मेन कारण ये होता है कि हमको पता है कि जो सप्लाई होती है हम जो देते हैं मोटर को, वो ब्रश के द्वारा ही कम्यूटेटर पे आता है। अगर ब्रश ही क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, रुक रुक कर करंट उसको पहुंचाए तो मोटर भी क्या करेगा, रुक रुक के चलने लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि फटा हुआ ब्रश है। ऐसा नहीं बोलने कि ब्रश है ही नहीं, ब्रश है मगर डिफेक्टिव ब्रश है, इसके कारण क्या होता है, मोटर रुक रुक के चलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ रन विथ स्लो स्पीड।
क्या करना है ये बताओ। एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है, यदि एक धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर शॉर्ट हो जाए, ओपन हो जाए तो कभी मोटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि वो दोष हो चुका है। तो ये रनिंग वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट, ओपन वाइंडिंग, ये तीनों पे नहीं चलेगा। दिक्कत कहाँ होती है, तुम अपने घरों में भी देखी होगी, तो जब पंखा का कैपेसिटर जब दोषपूर्ण होने लगता है तो या तो मोटर रुक जाती है या फिर धीमे धीमे चलने लगती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सर दोषपूर्ण संधारित्र के कारण क्या होता है, हमारी मोटर धीमे धीमे चलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उपकरण के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। ठीक है, यानी न्यूट्रल जो लगाते हैं उसका मेन कार्य क्या होता है। पहला देखते हैं, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है, हाँ, प्रोवाइड वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, वोल्टेज स्तर को बनाए रखता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या भार धारा को नियत रखता है। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप को ये काम करने का काम करता नहीं है, इसकी औकात नहीं कि वोल्टेज को बनाए रखे, मेंटेन किए रहे, न्यूट्रल का ये काम नहीं होता है। और भार धारा को भी नियत रखने का काम इन सब का नहीं होता है। ठीक है, इसका काम केवल यही हो सकता है क्या, कि ये बहुत कर सकता है तो वापसी पथ प्रदान कर सकता है, क्योंकि धारा प्रवाह होने के लिए क्लोज सर्किट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो फेज हो जाता है, दूसरा न्यूट्रल के माध्यम से वापस चला आता है। तो बोल सकते हैं सर धारा वापसी पथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 214 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। ठीक है, देखते हैं मैग्नेट्रॉन का क्या काम है। माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, हर आधे ध्रुवता के बाद बदलता है, इसको पहले काट दो। दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, या फिर कन्वर्ट माइक्रो एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेट्रॉन का ट्यूब का देखो यही काम है, जब उसमें से माइक्रोवेव एनर्जी जाती है तो वो किस में बदलता है, वैद्युत एनर्जी में बदलता है। ठीक है, और वही वैद्युत एनर्जी जब हीटिंग एलिमेंट पे लगता है तो किस में बदल जाता है, फिर वो बदल जाता है सर हमारा हीट एनर्जी में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो ग्राइंडर आ गया, मिक्सचर आ गया, तो इसमें केवल एक ही चीज़ का प्रयोग करेंगे, और वो कौन सा है, हमारा यूनिवर्सल मोटर है। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, हमेशा यूनिवर्सल मोटर का होगा, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, दो 217 क्वेश्चन है, इस सर्किट का नाम क्या है, देखते हैं इस सर्किट का नाम क्या है। सिंगल फेज एसी दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, या फिर इलेक्ट्रॉन टेक्निक सर्किट विथ ऑफ SCR है। SCR लगा है, लगा तो है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और ये तो डैक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ SCR होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम चाहें तो जेनर डायोड का भी प्रयोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स बायस में प्रयोग करके। सही है, तो ये थे हमारे अप्लायंसेस के क्वेश्चन थे। अब अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा, हो सकता है मोटर हो या फिर और भी कोई होगा तो उसको किया जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध जोड़ने, जैसे DC सर्किट में प्रतिरोध जोड़ना घटाना अधिक पूछा जाता है तो उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, आई होप सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ है कि तुम लोग, मतलब ये चीज़ है, कहाँ गया, इसको और बड़ा करते हैं तब दिखेगा। चलो यहाँ पे करते हैं कुछ, GS का सेशन चल रहा है बाबू। ठीक है, डेली चलता है GS का सेशन, और ELP में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का रिवाइज हो रहा है। किस रूप में कर रहे हैं सर, स्पीडी वाले जो तुम पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी स्पीड बनती है 1 लाइनर, उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर में तुम्हारे समय में सब चीज़ की बचत होती है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सेशन आता है 7:15 बजे PM में, तो उसको ज़रूर देखा करो और रिस्पॉन्स बाबू अच्छा दिया करो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आया करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।